निराकार प्रारंभ की जीवन पथ की यह यात्रा, निराकार प्रारंभ की पथ की यह यात्रा, जीवन मेरा साध्य साधन की दरकार बन गया। अनभिज्ञता के कोटर में, अनभिज्ञता के कोटर में बैठा था मेरा सूक्ष्म मन, जिसका विशाल आकार बन गया। बस निरंतरता का स्पर्श, बस निरंतरता के स्पर्श से स्वप्न मेरा साकार बन गया, स्वप्न मेरा साकार बन गया। बच्चों, कुछ बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस मैम हार्ड लगता है, समझ में नहीं आता है, बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है। कोई भी विषय हार्ड नहीं होता और कोई भी कार्य असंभव नहीं होता यदि हम उसको करने की ठान लेते हैं और उस कार्य को हम लगातार करते रहते हैं। निरंतरता हमें परिपक्वता की ओर ले जाती है। तो यदि हम निरंतर स्टडी करेंगे, कंटिन्यू स्टडी करेंगे, कंटिन्यू अपने सब्जेक्ट के कांटेक्ट में रहेंगे और जो भी कंटेंट पढ़ाया जाता है या समझाया जाता है, बताया जाता है, उसको अगर हम थोड़ा समय 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा अपने स्टडी को देंगे तो हमारा जो कंटेंट है वह हमें याद होने लगेगा, हम उसके जानकार होने लगेंगे, अभ्यस्त होने लगेंगे और हमें वह बिल्कुल भी अनजान नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से कोई भी स्वप्न हमसे दूर नहीं रह सकता, कोई भी स्वप्न असंभव नहीं रह सकता यदि हम निरंतरता की कसौटी पर लगातार उसको तैयार करते रहें, कसते रहें, तो वह हमें आसान लगने लगता है। इस तरह पॉलिटिकल साइंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसे एंजॉय के साथ में, इंटरेस्ट के साथ पढ़ते रहिए। मैं सरिता चौधरी आप सभी का आज पुनः हमारी क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ इक्वलिटी, समानता के प्रकार। हम लोगों ने स्वतंत्रता के प्रकार पढ़े थे और स्वतंत्रता के प्रकार जो पढ़े थे, आशा और पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आए। तो जो आज समानता के प्रकार आप लोगों को बताऊंगी वे बहुत ही आसान हो जाएंगे आप लोगों को समझने में, क्योंकि स्वतंत्रता और समानता दोनों साथ साथ चलती है। ये बहुत ही कंट्रोवर्सी का विषय है कि जहाँ स्वतंत्रता है वहाँ समानता समाप्त हो जाती है। आगे हमारा एक टॉपिक भी है कि ये दोनों एक दूसरे की पूरक है या विरोधी हैं। इस पे हम फिर चर्चा करेंगे। लेकिन स्वतंत्रता और समानता दोनों साथ साथ चलती है और प्रजातांत्रिक देशों के ये महत्वपूर्ण मूल्य हैं और मूल्य भी ऐसे जो कोई भी प्रजातांत्रिक देश इन्हें आदर्श के रूप में अपनाना चाहता है और इन्हें अपनाकर वह अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करता है। तो इस तरह से स्वतंत्रता के जो भी प्रकार हम लोगों ने पढ़े उन्हें आज समानता के साथ मैच करते हुए आप पढ़ते चलना, कंपेयर करते पढ़ते चलोगे तो आप लोगों को बहुत ही आसानी होगी। और वैसे मैं बहुत आसान तरीके से आप लोगों को समानता के प्रकार बताने जा रही हूँ। बस अपना पूरा फोकस अपनी क्लास पे बनाए रखना। तो आइए पढ़ते हैं हम काइंड्स ऑफ इक्वलिटी, समानता के प्रकार। अलग अलग विचारकों ने अपने अपने विचारों और देश काल की परिस्थितियों के अनुसार समानता के अलग अलग प्रकार बताए हैं। अब इन सभी प्रकारों का हम यहाँ समेकित रूप से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले समानता के जिस प्रकार का अध्ययन करते हैं वह है नागरिक समानता, सिविल इक्वलिटी। नागरिक समानता यानी नागरिक होने के नाते प्राप्त होने वाली समानता नागरिक समानता है। अब समानता के लिए आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो दिया है, इससे पहले की जो क्लास है, मैंने उसमें आप लोगों को समानता और उसकी पहचान के आधारभूत तत्व बताए हैं। तो नागरिक होने के नाते, अब नागरिक कौन है? वह व्यक्ति जो किसी एक संप्रभु राष्ट्र का नागरिक है या वहां का निवासी है, वह नागरिक है। अब राज्य के द्वारा प्रत्येक नागरिक के साथ में बिना किसी भेदभाव के सभी को समानता प्रदान की जाएगी। इसके द्वारा नागरिक का राज्य के प्रति विश्वास उत्पन्न होगा और राज्य का यह दायित्व है कि सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समान माने। कानून के समक्ष सभी नागरिकों को समान माना जाए। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 के तहत इसका उल्लेख किया गया है। कानून के समक्ष समानता का उल्लेख किया गया है और सभी नागरिकों को विधि का समान संरक्षण प्राप्त हो, यानी सभी के अधिकारों की सुरक्षा विधि के द्वारा की जाए। इस प्रकार की ऐसी व्यवस्था नागरिकों के लिए होती है। भारतीय संविधान में
नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिक अधिकारों या मूल अधिकारों या फंडामेंटल राइट्स के रूप में किया गया है, जो प्रत्येक भारतीय नागरिक को प्राप्त है। तो इस प्रकार से यह है नागरिक समानता। तात्पर्य क्या हुआ? नागरिक समानता राज्य के द्वारा प्रत्येक नागरिक के साथ समानता पूर्ण व्यवहार किया जाए और प्रत्येक नागरिक को नागरिक अधिकार उपलब्ध करवाए जाए, वह विधि के समक्ष समानता के रूप में हो, चाहे विधि के समान संरक्षण के द्वारा हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं राजनीतिक समानता, पॉलिटिकल इक्वलिटी। राजनीतिक समानता, राजनीतिक समानता, पॉलिटिकल इक्वलिटी। राजनीतिक समानता से तात्पर्य हुआ कि राज्य के समस्त नागरिकों को जो वयस्क हो गए हो, और भारत में वयस्क के आयु सीमा 18 वर्ष निर्धारित की गई है। 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र का व्यक्ति वयस्क माना जाता है। जो या वयस्क हो गया हो या अन्य जिस पद के लिए वह आवेदन या अभ्यर्थना करता है उस पद के वह योग्य हो गया हो, अर्थात वह संपूर्ण योग्यताएं उसने प्राप्त कर ली हो सार्वजनिक पद को प्राप्त करने के लिए। यानी प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का समानतापूर्ण अधिकार राज्य उपलब्ध करवाता है, चाहे वह वयस्क मताधिकार हो, सार्वजनिक पद को प्राप्त करने का अधिकार हो, यानी चुनाव के माध्यम से चुने जाने का अधिकार हो, चुनने का अधिकार हो, या राजनीतिक गतिविधि में भाग लेने का अधिकार हो। और यह राजनीतिक समानता प्रजातंत्र की आधारशिला कही जाती है, क्योंकि बिना राजनीतिक समानता के कोई भी नागरिक राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं ले सकता, और जब राजनीतिक गतिविधि में भाग लेता है तभी प्रजातंत्र सफल होता है। इसीलिए प्रजातंत्र की इसे क्या कहते हैं? आधारशिला कहा जाता है। इस प्रकार से इस विचार के, राजनीतिक समानता के विचारक परंपरावादी और शास्त्रीय उदारवादी हैं, जिनका भी मानना है कि यदि राज्य के समस्त नागरिकों को समान रूप से राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है तो वह राजनीतिक समानता कहलाती है। नेक्स्ट है सोशल इक्वलिटी, सामाजिक समानता। सामाजिक समानता, सामाजिक समानता। अब समाज में प्रत्येक व्यक्ति की कोई पहचान होती है, वह किसी भी आधार पर होती है, उसके जन्म के आधार पर, किस कुल में हुआ है, किस धर्म में हुआ है, किस संप्रदाय में हुआ है, किस जाति में उसका जन्म हुआ है, ये सब व्यक्ति के पहचान के आधार होते हैं। अब इन पहचान के आधारों के अनुसार व्यक्ति के साथ किसी प्रकार से कोई विभेद नहीं होना ही सामाजिक समानता है। यानी पूर्णतः सामाजिक विभेद की समाप्ति और किसी भी व्यक्ति के साथ में किसी प्रकार का कोई विशेष व्यवहार नहीं करना और उसे विशेषाधिकार प्रदान नहीं करना ही सामाजिक समानता कहलाती है। सामाजिक समानता की अवधारणा एक और बात पर जोर देती है, वह है अवसर की समानता। समाज में प्रत्येक व्यक्ति के साथ में उसकी जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, उसकी संपत्ति और कुल की उच्चता और निम्नता किसी भी आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए और उसके अलावा किसी को विशेषाधिकार प्रदान नहीं किया जाए और अवसर की समान सुलभता हो। प्रत्येक व्यक्ति को अवसर की समान सुलभता प्रदान की जाए। इस प्रकार से सामाजिक समानता स्थापित होती है। यानी सामाजिक समानता कहती है कि समाज में सभी प्रकार के विभेदों की समाप्ति और अवसर की समानता और विशेषाधिकारों का अंत ही सामाजिक समानता है। यह अवधारणा सामाजिक न्याय को, सामाजिक स्वतंत्रता की आधारशिला है और सामाजिक न्याय के माध्यम से ही सामाजिक समानता प्राप्त होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं नेचुरल इक्वलिटी, प्राकृतिक समानता। प्राकृतिक समानता, नेचुरल समानता जो है इक्वलिटी है, वह अपने आप में मत विभिन्नता रखती है। इसके विचारक दो भागों में बटे हुए हैं। एक विचारधारा के या एक भाग के विचारक कहते हैं कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान उत्पन्न किया है। व्यक्ति शरीर के द्वारा और व्यक्ति बुद्धि के द्वारा समान होता है। यानी सभी व्यक्ति जब जन्म लेते हैं तब उनकी शारीरिक संरचना और उनकी बुद्धि का स्तर समान होता है।
इसके ठीक विपरीत कुछ विचारकों का मानना है कि प्रकृति में व्यक्ति असमान उत्पन्न होते हैं। उनकी शारीरिक संरचना, उनका मानसिक स्तर सब असमान होता है, इसलिए असमानता प्रकृति से ही उत्पन्न होती है। लेकिन प्राकृतिक सिद्धांत के जो पैरोकार हैं, समानता के पैरोकार हैं, उनका मानना है कि समान उत्पन्न होने के पश्चात समाज के द्वारा एक कृत्रिम असमानता का निर्माण किया जाता है। जो समाज के कर्णधार होते हैं या कर्ता धर्ता होते हैं, उनके द्वारा एक कृत्रिम वातावरण तैयार कर लिया जाता है, जो इन सामाजिक परिस्थितियों की ही देन होती है। वरना प्रकृति सभी मनुष्यों को समान रूप से उत्पन्न करती है। वे शारीरिक आकार प्रकार, मानसिक योग्यता के स्तर, बुद्धि विवेक और कौशल के अनुसार समान ही उत्पन्न होते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, प्राकृतिक समानता जो ये सिद्धांत है वह विवादित है और इसमें विद्वानों में मत ऐक्यता नहीं है, मत विभिन्नता है। इसके दो मत हैं। कुछ विचारक मानते हैं कि प्रकृति से मनुष्य समान उत्पन्न हुए हैं और एक धड़ा विचारकों का यह मानता है कि प्रकृति ने मनुष्य को असमान उत्पन्न किया है। आर्थिक समानता, इकोनॉमिक इक्वलिटी, समानता का जो यह प्रकार है वह अन्य सभी जो प्रकार हैं या अन्य सभी प्रकारों का आधार है। बिना आर्थिक समानता के प्रदान की गई सभी प्रकार की समानताएं, चाहे वह राजनीतिक हो, चाहे वह सामाजिक हो, चाहे वह सांस्कृतिक हो, चाहे नैतिक हो, कोई भी समानता हो वह निरर्थक है, क्योंकि नागरिकों को प्राप्त हुए सभी प्रकार के अधिकार बिना आर्थिक समानता के निरर्थक है। इस समानता के प्रमुख विचारक समाजवादी मार्क्सवादी हैं और उन लोगों का मानना है कि संपत्ति का समान वितरण और सभी को समान वेतन प्राप्त होना आर्थिक समानता नहीं है। तो फिर आर्थिक समानता क्या है? आर्थिक समानता है प्रत्येक व्यक्ति को अवसर की सुलभता, अर्थात व्यक्ति जब विकास करता है तब वह इस लाइन से खड़ा रहता है। कहने का मतलब यह विकास के प्रारंभ का बिंदु है और जब वह विकास प्रारंभ करता है तब इस रेखा पर सभी व्यक्तियों को समान रूप से खड़े होने का अधिकार होना चाहिए। कहने का मतलब, कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्तियों के साथ में यहाँ अवसर के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो। सब लोगों को समान पंक्ति में खड़े होने का, समान विकास रेखा पर खड़े होकर अपने व्यक्तित्व का विकास करने का अधिकार होना चाहिए। आर्थिक समानता का यह प्रकार यह भी कहता है कि व्यक्तियों की न्यूनतम आवश्यकताओं की उपलब्धि पूर्ति होती रहे और व्यक्तियों को उनके जीविकोपार्जन के सभी आर्थिक साधन उपलब्ध होते रहें, जिसके कारण समाज में व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन जीता रहे। आर्थिक समानता की वकालत हमारे संविधान के अंतर्गत की गई है और हमारे संविधान में न केवल मूल अधिकारों में बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत भी आर्थिक समानता स्थापित करने का राज्य को निर्देश दिया गया है, ताकि वह एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सके और उस कल्याणकारी राज्य में सभी लोगों का कल्याण संभव हो सके। आर्थिक विपन्नता और अत्यधिक आर्थिक संपन्नता ऐसी स्थिति राज्य में उत्पन्न नहीं हो, इसे ही आर्थिक समानता कहा गया है। अर्थात आर्थिक समानता से तात्पर्य यह हुआ कि राज्य के द्वारा ऐसे प्रयास किए जाएं कि व्यक्तियों की न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताएं पूर्ण हो और साथ ही साथ सभी व्यक्तियों को अवसर की समानता हो। और अवसर की समानता उपलब्ध करवाने की स्थिति में यदि कोई वर्ग पिछड़ा हुआ है, कोई वर्ग कमजोर है, तो उसे यहाँ पर इस स्टार्टिंग लाइन पर लाने के लिए यदि राज्य के द्वारा कोई प्रयास किया जाता है तो यह संरक्षणात्मक विभेद होता है। संरक्षणात्मक विभेद कहलाता है, जिसका जॉन रॉल्स ने भी सामाजिक आर्थिक रूप से समर्थन किया है। जैसे हम लोगों ने जॉन रॉल्स के न्याय में पढ़ा था कि जॉन रॉल्स का न्याय सामाजिक न्याय है और वह प्रत्येक व्यक्ति को
मजबूत करना चाहता है। उदाहरण हम लोगों ने लिया था एक माला का, कि वो कहता है कि यह माला तब कंप्लीट होती है जब इसकी अंतिम कड़ी मजबूत हो, यानी इसकी जब अंतिम कड़ी मजबूत नहीं होगी तब तक इस समाज रूपी माला को धारण नहीं किया जा सकता और ये किसी काम की नहीं। उसी प्रकार से यदि यहाँ कोई वर्ग पिछड़ा हुआ है, अति विभिन्न है और वह मुख्य धारा में नहीं आ पा रहा है, तो राज्य का यह दायित्व है कि वे उनकी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी कर उन्हें मुख्य लाइन पर लेकर आए, विकास के प्रारंभिक बिंदु में लेकर आए, ताकि वो लोग अपना विकास कर सके। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग कल्चरल इक्वलिटी, सांस्कृतिक समानता। सांस्कृतिक समानता, कल्चरल इक्वलिटी। सांस्कृतिक समानता से समझने से पूर्व हम संस्कृति को समझते हैं कि संस्कृति क्या होती है। संस्कृति किसी भी एक वर्ग की ऐसी मान्यताएं होती हैं या जिन्हें विश्वास कह सकते हैं या प्रथाएं कह सकते हैं, आस्थाएं कह सकते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को लगातार स्थानांतरित किए जाते हैं, वे संस्कृति कहलाती हैं। अब किसी भी वर्ग की ऐसी मान्यताएं, विश्वास के आधार पर उनकी कोई निश्चित भाषा होती है, लिपि होती है, संस्कृति होती है, उनका सामाजिक परिवेश और उसके अनुसार आचरण होता है। अब राज्य के द्वारा अपने नागरिकों के बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक का भेद किए बिना सभी का समानता पूर्वक सांस्कृतिक अनुरक्षण करना ही सांस्कृतिक समानता कहलाती है। सामाजिक परिवेश में उनकी संस्कृति को समान संरक्षण प्रदान करना ही सांस्कृतिक समानता कहलाती है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत किया गया है, जिन्हें विस्तार पूर्वक जब हम मौलिक अधिकार चैप्टर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इसके। इस प्रकार से किसी भी राज्य के द्वारा किसी भी वर्ग की संस्कृति का अनुरक्षण करना और अल्पसंख्यक चाहे बहुसंख्यक उनके साथ समानता पूर्वक उनकी सांस्कृतिक अनुपालन की आजादी प्रदान करना और समानता प्रदान करना ही सांस्कृतिक समानता कहलाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं लीगल इक्वलिटी, कानूनी समानता। कानूनी समानता, लीगल इक्वलिटी, जहां प्रजातंत्र है, जहां लोकतंत्र है, जनता का शासन है, वहां नागरिकों को समानता कानून के द्वारा ही पहुंचाई जा सकती है। कानूनी वह आधार है जहां आकर प्रत्येक व्यक्ति यह महसूस करता है कि उसे समानता प्राप्त होगी। इस प्रकार से कानून एक तरह का संबल है, कानून एक तरह का आशय है। अब भारतीय संविधान में कानूनी समानता का उल्लेख अनुच्छेद 14 के तहत किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी समानता प्रदान की गई है। कानूनी समानता को अधिक समझने के लिए हम इसका दो भागों में विभाजन करते हैं। एक है कानून के समक्ष समानता, दूसरा है कानून का समान संरक्षण। कानून के समक्ष समानता तात्पर्य यह हुआ कि सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के कानून के समक्ष समानता प्राप्त होना, यानी राज्य का प्रत्येक नागरिक न्याय के सम्मुख समान है, चाहे वह किसी भी पद को प्राप्त किए हुए हो या कोई भी कार्य करने वाला हो। प्रत्येक व्यक्ति की न्याय तक पहुंच है, न्याय तक पहुंच है। दूसरा है कानूनों का समान संरक्षण, यानी कानून सभी के अधिकारों की, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करेगा। इसके लिए एक सूत्र है, एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करना, यानी समान लोगों के साथ में समान व्यवहार करना, यह कानून के समान संरक्षण का सूत्र है। यानी सभी के लिए न्यायालय कानून समान है
और चाहे अपराधी कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे किसी चौराहे पर बैठकर चप्पल गांठने वाला साधारण व्यक्ति हो, इस प्रकार से सभी व्यक्तियों को अपने अपराध के लिए अपराध होने पर बचाव के लिए भी समान अवसर प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार से कानूनों का समान संरक्षण प्राप्त है। तो कानूनों के समान संरक्षण में अपराधी को अपना बचाव प्रस्तुत करने के लिए भी अधिकार प्रदान किए गए हैं और अपनी बात कहने के लिए भी वह न्यायालय की या कानूनी सहायता ले सकता है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 और 22 के तहत किया गया है। अकेला भारत ऐसा देश है जहां अपराधियों को भी अपनी बात कहने और कानूनी सहायता प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार दिया गया है। तो इस तरह से कानूनी समानता जो अनुच्छेद 14 में उल्लेखित है उसे दो रूपों में समझ सकते हैं। एक है कानून के समक्ष समानता, दूसरी है कानून का समान संरक्षण। कानून के समक्ष समानता से तात्पर्य होता है कि कानून के सामने सभी नागरिक समान है, कानून सभी नागरिकों के लिए समान है। तात्पर्य हुआ विधि का शासन, शासन कानून का है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। और यदि किसी भी व्यक्ति के साथ और किसी भी पदाधिकारी के द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाता है जो अपराध की श्रेणी में आता है तो वहां न्यायालय सबके साथ समान रहेगा। तो शासन किसका हुआ? विधि का, कानून का। और प्रत्येक व्यक्ति की न्याय तक पहुंच है। न्याय किसी एक वर्ग की या किसी संस्था की बपोती नहीं है कि वह अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए उसका प्रयोग कर ले। यह अर्थ हुआ कानून के समक्ष समानता से। दूसरा है कानून का समान संरक्षण। समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए, चाहे ये समान लोग अपराधी हो या साधारण व्यक्ति हो यानी निरपराध हो, सबके साथ में समान व्यवहार किया जाएगा। यदि अपराध करने वाले कोई उच्च पदाधिकारी हो या साधारण व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, उनके लिए दंड समान होगा। उस अपराध के लिए यह नहीं देखा जाता कि वह उच्च पद पर आसीन व्यक्ति है या देश का सर्वोच्च व्यक्ति है या देश का प्रतिष्ठा युक्त व्यक्ति है, उसके साथ में दंड कम नहीं बढ़ता जाता, वही दंड का प्रावधान उसके लिए है। और किसी भी अपराधी को अपने पक्ष में बचाव करने का और अपने अपराध के लिए अपनी बात कहने का, अपने हक में अपने विचार व्यक्त करने का, अपने लिए वकील करने का, कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है और ये सभी लोगों के लिए समान है। इस तरह से यह है कानूनी समानता। शिक्षा की समानता, इक्वलिटी ऑफ एजुकेशन। राज्य का यह उत्तरदायित्व है कि वह प्रत्येक नागरिक के लिए शिक्षा का अवसर उपलब्ध करवाए और यदि कोई वर्ग कमजोर रहता है, पिछड़ा रहता है, तो ऐसे नागरिकों को विशेष सुविधा प्रदान करे। ऐसी स्थिति में यह राज्य के द्वारा प्रदान की गई विशेष सुविधा समानता का हनन नहीं होगी। पिछड़ों को आगे लाने के प्रयास में यदि राज्य के द्वारा आरक्षण जैसी कोई व्यवस्था की जाती है, सीटें रिजर्व की जाती हैं शैक्षिक क्षेत्र में, तो वह शिक्षा की समानता के अंतर्गत ही आएगी। अब इस प्रकार की विशेष सुविधाएं उपलब्ध करवाना भी संरक्षणात्मक भेदभाव की श्रेणी में आता है, जिसका जैसे मैंने पहले बताया इसका जॉन रॉल्स ने समर्थन किया है। और जॉन रॉल्स जैसे न्यायवादी विचारक ने यह कहा है कि इस प्रकार का संरक्षणात्मक भेदभाव समाज को मजबूत करने का एक कदम है। अब प्रत्येक चाहे वर्ग, कोई भी वर्ग हो, वह अल्पसंख्यक वर्ग हो, उसके हितों की सुरक्षा का भी प्रयास भारतीय संविधान के अंतर्गत किया है और भारतीय संविधान में इसका उल्लेख अनुच्छेद 30 के तहत मिलता है, जिसमें प्रत्येक वर्ग को अपनी शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना करने और उनका प्रचार प्रसार करने और उनका विकास करने और शैक्षिक साधन प्राप्त करने का हक प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता। लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी। लैंगिक समानता से तात्पर्य यह होता है कि स्त्री और पुरुष का विभेद समाप्त कर दिया जाए।
स्त्री और पुरुष का विभेद आज से नहीं, यह प्राचीन समय से चला आ रहा है और इसका मुख्य कारण है पितृसत्तात्मक सत्ता। पितृसत्तात्मक सत्ता से अभिप्राय यह होता है कि सार्वजनिक क्षेत्रों में पुरुषों का आधिपत्य होता है और महिलाओं को केवल घरेलू और निजी कार्य तक सीमित कर दिया जाता है और उन निजी और घरेलू कार्यों में भी पुरुषों का निरंतर हस्तक्षेप होता है और पुरुषों के निर्णय को प्रायोरिटी दी जाती है। अब देखा जाए तो जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, एक महिला और एक पुरुष। फिर महिला के योगदान को समाज में कमतर क्यों आंका जाता है? क्या महिला का समाज के विकास में कोई योगदान नहीं? महिला के विकास को नगण्य क्यों माना जाता है? इस प्रकार से यह विचार लैंगिक समानता के विचारक कहते हैं, जैसे कैरोल पेटमैन ने कहा है कि महिलाएं अभी भी प्राकृतिक अवस्था में है क्योंकि महिलाएं सामाजिक समझौते में शामिल नहीं थी। इसी प्रकार से बेटी फ्रीडन, जो महिला मुक्ति आंदोलन की जन्मदाता थी, उनका कहना था कि नाम न होने की समस्या ही महिलाओं की मुख्य समस्याएं हैं। महिलाओं के सहनशीलता, महिलाओं के त्याग और महिलाओं के बलिदान को उनकी आदत करार देकर उसे नगण्य स्थान दिया जाता है और पुरुषों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनके पुरुषार्थ का रूप बताकर या उसे बढ़ा चढ़ाकर समाज में व्यक्त किया जाता है, जो कि अत्यंत शोचनीय है। इस प्रकार से लैंगिक समानता विचारधारा दो रूपों में बटी हुई है, एक उग्र नारीवादी विचारधारा और एक है उदार नारीवादी विचारधारा। उग्र नारीवादी विचारधारा है, उसका मानना है कि समाज में उदार नारीवादी विचारधारा का मानना है कि यदि नारियों को सार्वजनिक शैक्षिक एवं कार्यालय स्तर पर समानता प्राप्त हो जाती है, यानी वे महिला अधिकारों की सुरक्षा हो जाती है, तो वहां पर नारियों को समानता का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसके ठीक विपरीत उग्र नारीवादियों का मानना है कि नारियों को केवल राजनीतिक आर्थिक समानता उपलब्ध करवाकर समानता उपलब्ध करवाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके निजी जीवन में भी समानता आनी चाहिए। यानी महिलाओं का उनके निजी जीवन में भी सर्वोच्चता होनी चाहिए। महिलाओं को भी उनके निजी जीवन में निर्णय करने का अधिकार होना चाहिए, न कि पुरुषों के द्वारा उनके ऊपर निर्णय थोपे जाने चाहिए। इस प्रकार से लैंगिक समानता का मानना है कि महिलाओं को सार्वजनिक, शैक्षिक या महिला अधिकारों के साथ साथ राजनीतिक, आर्थिक अधिकारों के साथ निजी जीवन में भी सर्वोपरि स्थान प्राप्त होना चाहिए। अभी समानता के प्रकार और भी हैं जिनको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।